नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विद अंश में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं NCERT कक्षा 3, 4, 5 का संपूर्ण निचोड़। और दोस्तों सीटेट में यहां से NCERT कक्षा 3, 4, 5 से लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और इसकी नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इसकी नोट्स आपको कहां से मिलेगी। और दोस्तों जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 3 दोस्तों इस नोट्स में मैंने वही अध्याय ऐड किए हैं जहां से डायरेक्ट सीटेट में आपके डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी पॉइंट मैंने फालतू का ऐड नहीं किया, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। दोस्तों ये सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? विष्णु चिंचालकर। आगे बढ़ते हैं। हांगकांग में लोग लिंगहू फेन खाते हैं। दोस्तों ये लिंगहू फेन एक प्रकार की डिश होती है और यह सांप से बनाई जाती है। ठीक है, हांगकांग में लोग लिंगहू फेन खाते हैं जो कि एक प्रकार की डिश होती है और यह सांप से बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में लोग सरसों के तेल में पकी हुई तालाब की मछलियां खाते हैं। दोस्तों जितने भी पॉइंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ध्यान से देखिएगा। कश्मीर में लोग सरसों के तेल में पकी हुई तालाब की मछलियां खाते हैं, जबकि गोवा में लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछलियां खाते हैं। अगर सरसों के तेल में पकी हुई मछली पूछे तो आपका कश्मीर है और नारियल के तेल में पकी हुई मछली पूछे तो कौन सा है? गोवा। आगे बढ़ते हैं। केरल में लोग उबले हुए टाइपियोका को नारियल से बनी हुई किसी भी करी के साथ खाते हैं। दोस्तों ये टाइपियोका जमीन से निकाला जाता है, जमीन के अंदर पैदा होता है। तो ये केरल के लोग टाइपियोका को नारियल से बनी हुई किसी भी करी के साथ खाते हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, अहमदाबाद में लोग ढोकला चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाना पसंद करते हैं। अहमदाबाद में लोग ढोकला चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वलसाड स्टेशन, दोस्तों ये गुजरात में है। यहां पर लोग बटाटा बड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध, फल व चाय आपको बेचते हुए मिल जाएंगे स्टेशनों में। वलसाड स्टेशन में लोग बटाटा बड़ा पाव और ये पूरी साग, ठंडा दूध, फल व चाय बेचते हुए कहां पे मिल जाएंगे? गुजरात स्टेशन में। आगे बढ़ते हैं। मूक नाटक एक ऐसा खेल है, मूक का मतलब दोस्तों होता है बिना बोले हुए, यानी चुप रहकर। मूक नाटक एक ऐसा खेल है जिसमें बिना बोले सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है। जो लोग सुन नहीं सकते वह होठों को पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे होठों को हिलाते हैं, मतलब मुंह से बोलते नहीं है लेकिन होठों को हिलाते हैं और उन्हीं होठों को लोग मतलब देख करके उनकी बातें समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। चील, दोस्तों जो आसमान में उड़ती है, आजकल कम पाई जाती हैं। तो चील जो होती है वह चूहे खाती है और उसकी पूंछ लंबी और खाने वाली, यानी उसके पूंछ में खाने खाने बने होते हैं, यानी खाने वाली होती है। और आजकल ये चील विलुप्त होती जा रही है, तो इसको भी याद कर लीजिए। तोते के पंख हरे रंग के और चोंच लाल रंग की होती है। यह अमरूद और मिर्च खाता है और लोगों की आवाज की नकल कर सकता है। दोस्तों ये घर घर में पहले पाया जाता था, लोग पालते थे, लेकिन अब कम इंटरेस्ट रह गया है लोगों का। तो इसको याद कर लीजिए कि तोते के पंख हरे रंग के और चोंच लाल रंग की होती है। यह अमरूद और मिर्च खाता है, लोगों की आवाज की नकल कर सकता है। अगला पॉइंट, कौवा काले पंख वाला होता है और कांव कांव करता है। ये आप सब लोग जानते होंगे, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कोयल के काले पंख होते हैं, यह कुकुहुकु कुकुहुकु आवाज लगाती है। यह अपनी मीठी आवाज के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोयल जो है वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवा उन अंडों को अपना समझकर उनको पालता है। और दोस्तों जब उस अंडे से बच्चे निकलते हैं तो बच्चे कौवे को छोड़ करके उड़ जाते हैं। याद रखिएगा, जो कोयल होती है वो कभी भी अपने अंडे अपने घोंसले में नहीं देती, वो कौवे के घोंसले में देती है। आगे बढ़ते हैं। गिद्ध मरे हुए जानवर खाता है, कबूतर की चोंच गुलाबी होती है,
इसके पंख स्लेटी होते हैं और यह गुटरगू की आवाज निकालता है। पहले आप ये गिद्ध को देख लीजिए, मरे हुए जानवर खाते हैं। ये भी पहले बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, अब ये भी विलुप्त होते जा रहे हैं। और जो कबूतर की चोंच होती है वो गुलाबी कलर की होती है और इसके पंख स्लेटी होते हैं और यह गुटरगू की आवाज़ निकालता है। और कुछ कबूतर जो है उनका कलर चेंज होता है, कुछ कबूतर व्हाइट होते हैं। तो जो व्हाइट होते हैं उनकी जो चोंच होती है वो गुलाबी कलर की होती है। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार पूछा भी जा चुका है। दर्जन चिड़िया अपनी चोंच को सुई की तरह इस्तेमाल करके पत्तियों को बुनकर घोंसला बनाती है। जो दर्जन चिड़िया होती है वो अपनी चोंच, उसकी जो चोंच होती है वो बिल्कुल पतली सी होती है, तो वो उसका इस्तेमाल करके पत्तियों को बुनकर घोंसला बनाती है। आगे बढ़ते हैं। कठफोड़वा, दोस्तों कठफोड़वा का मतलब ही होता है काठ को फोड़ने वाला, यानी कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहां छिपे हुए कीड़े खाता है। याद रखिएगा, एक कठफोड़वा पक्षी होता है। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो वो कौन सा है? मैना। आगे बढ़ते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। दोस्तों उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक मोड़ देता है, यानी घुमा सकता है। यह पॉइंट भी आ चुका है सीटेट में। आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व डिजाइन के होते हैं और उनके पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं और उनको गर्म भी रखते हैं, यानी जब ठंडी आ जाती है तो ठंड के मौसम में ये पंख उनको गर्माहट यानी गर्म रखते हैं और गर्माहट प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। समय समय पर पक्षियों को पुराने, यानी समय समय पर जो पक्षी होते हैं उनके पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं, यानी समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। जब आंखों की पुतली नहीं घूमती तो दोस्तों वो इधर उधर देखने के लिए अपनी गर्दन हमेशा हिलाते रहते हैं। आगे देखते हैं। अगला अध्याय छू कर देखें। इसमें देखते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने और लिखने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति देखने में असमर्थ हैं उनके पढ़ने लिखने के लिए एक खास तरीका जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं, और इस ब्रेल लिपि के बारे में अब हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। पहला, ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ठीक है, ब्रेल को बिंदुओं पर हाथ फेरते हुए पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल द्वारा खोजी गई है। वह फ्रांस के रहने वाला था, यानी जो ब्रेल था वो फ्रांस का रहने वाला था और देखने में असमर्थ था, तो उसको पढ़ने लिखने में बहुत कठिनाई होती थी, तो उसने एक तरीका खोजा जिसको ब्रेल लिपि बाद में नाम दिया गया। और इसमें मोटे कागज पर नुकीले औजारों से उभरे हुए बिंदु बनाए जाते हैं, उभरे हुए उभार देते हुए लिखा जाता है, जिससे उन उभरे हुए बिंदुओं को हाथों से महसूस करके, जो व्यक्ति देख नहीं सकते वो लोग हाथों से महसूस करके, अनुभव करके पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। जब ब्रेल 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से देखना बिल्कुल बंद हो गया। लुई ब्रेल की पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी, पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीब सोचता रहता था। आखिर उसने एक पढ़ने का तरीका ढूंढ ही लिया, जिसको क्या कहा गया बाद में? ब्रेल लिपि। तो दोस्तों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो सब के सब याद कर लीजिए। आगे देखते हैं। स्टापू एक स्थानीय खेल है। स्टापू एक स्थानीय खेल है जिसे हॉप स्कॉच, इसका दूसरा नाम हॉप स्कॉच है। इसको हॉप स्कॉच भी कहा जाता है। इसे ठिप्पी से खेला जाता है। इसको भी याद कर लीजिए, ये भी आ सकता है आपके सीटेट में। आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय, ऐसे भी होते हैं घर, यानी ऐसे भी होते हैं घर। अब घर के बारे में देखेंगे। यहां से बहुत प्रश्न आते हैं दोस्तों सीटेट में, तो ये अध्याय बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देखिए अच्छे से। मोलन गांव असम में है।
मोलन एक गांव है जो कि असम में है और असम में बहुत वर्षा होती है, इसलिए यहाँ के जो घर होते हैं वो जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं और यह मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। यह जो घर होते हैं वो अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है और मजबूत बांस के खंभों पर 10 से 12 फीट जो कि ऊंचे होते हैं खंभे, उन पर घर बनाया जाता है क्योंकि बारिश से बचने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बहुत वर्षा होती है। मनाली में भी दोस्तों आपको पता ही होगा बहुत वर्षा होती है और बर्फ भी पड़ती रहती है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं, ये जरूर याद रखिएगा कि यहाँ के जो मकान होते हैं वो पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। राजस्थान दोस्तों, राजस्थान में बारिश कम होती है और यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। लोग यहाँ मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, क्योंकि अगर घर की दीवारें मोटी रहेंगी मिट्टी की तो कुछ अंदर ठंडक रहेगी। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और जो छतें होती हैं वहाँ वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये राजस्थान के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे सीटेट में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको जरूर याद कर लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं। कश्मीर में चाय को कहवा भी कहा जाता है, यानी कहवा, कश्मीर में चाय को कहवा भी कहा जाता है और इसे इलायची और बादाम डालकर बनाया जाता है। आगे देखते हैं। डल झील दोस्तों, ये डल झील, शेषनाग झील, ये आपकी सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो डल झील कश्मीर की प्रसिद्ध झील है। लोग यहाँ पे जो घर होते हैं वो घर नाव में, बोट हाउस में ही बनाते हैं। ये जो डल झील होती है यहाँ पे जो नाव चलती हैं उसी में आपके हाउस यानी घर बने होते हैं। शिकारा एक खुली नाव है जो चप्पू में चलाई जाती है, यानी चप्पू से चलाई जाती है। शिकारा एक प्रकार की खुली नाव है, जिस प्रकार वल्लम आपकी केरल में नाव होती है उसी प्रकार शिकारा एक खुली नाव है जो चप्पू से चलाई जाती है। अगला पॉइंट, चार चिनारी झील, ये भी कश्मीर में है और नीले पहाड़ों से घिरी होती है। ये पॉइंट भी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय बूंद बूंद से। बज्जू राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। यहां हर तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर देखे जाते हैं। यहां इतनी रेत उड़ती है कि यहां के घर दिखाई नहीं देते। जब हवा बंद होती है और रेत उड़ना कुछ बंद होती है तब यहां के घर देखे जा सकते हैं। और इस गांव के जो सभी लोग होते हैं वो बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं। जब बारिश नहीं होती तो वो बारिश का पानी पीने के योग्य होता है, तो उस पानी को पीने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका कक्षा 3 कंप्लीट होता है और कक्षा 4, 5 आपको अगले वीडियो में एक साथ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, क्योंकि कक्षा 4 और 5 थोड़ा बड़ा है तो वो एक साथ आपको दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा पार्ट 2 में। और दोस्तों जिसको भी ये नोट्स चाहिए हो वो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उसमें मैसेज करिए सीटेट NCERT, और जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल फ्री ये नोट उपलब्ध करवा दूंगा। और दोस्तों अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।